CH61 दिया दानिश की गर्लफ्रेंड को सब तैयार रखना, मैं पहुंच रहा हूं। जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं, फिर चाहे जानबूझ के हो या लापरवाही से, कहते हुए पार्थ जल्दी से हॉस्पिटल से निकल वालिया मैंशन के लिए निकल गया। अब आगे कुछ देर बाद पार्थ अपने घर के हॉल में सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके बगल में उसका बॉडीगार्ड सन्नी खड़ा था और उसके सामने घर के सभी नौकर सिर झुकाए खड़े थे। पार्थ इस समय पार्थ का गुस्सा अपने लेवल पर था। सन्नी पार्थ का सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड था। जब से पार्थ ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था तब से सन्नी उसके साथ था। पार्थ की सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी और उसे वो पूरी शिद्दत से निभाता भी था। पार्थ का हर ऑर्डर उसके लिए पत्थर को लकीर होता था। पार्थ ने कल रात को ही सन्नी को कॉल करके सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। सुबह उसके भाई बहन घर पर ही थे, इसलिए वो ये सब नहीं कर पाया। पार्थ उन सबको इस बारे में नहीं बताना चाहता था। तुम सबके मुंह में दही जमी हुई है। सुना नहीं तुम लोगों ने को बॉस क्या जानना चाहते हैं? अब जल्दी से बको, वरना मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोगों के हलक से कैसे जुबान बाहर निकलने हैं। सन्नी ने एक एक शब्द को गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। बोलो, इस बार सन्नी ने चिल्लाते हुए पूछ। ये सुनकर नौकर डर के मारे कांपने लगे। सर हमें नहीं पता, कविता मैम तो अकेले ही शाम को खाना बना रही थी, उस वक्त हम में से कोई भी नहीं था वहां। हमारी ड्यूटी उस वक्त किचन में नहीं थी, एक नौकर ने डरते हुए कहा। उस वक्त किचन में शायद काजल की ड्यूटी थी, वही थी मैं के साथ। लेकिन इस वक्त वो यहाँ नहीं है, आज वो आए हो नहीं। तभी एक आदमी ने सन्नी को ला के पेन ड्राइव दिया, जिसे देख सन्नी ने लैपटॉप पे एक वीडियो प्ले करके पार्थ को तरफ कर दिया। करीब 10 मिनट तक पार्थ ने वीडियो देखते हुए सन्नी की तरफ इशारा किया तो सन्नी ने सभी नौकरों को देख किसी को कॉल किया और कहा कि उसे अंदर लेके आओ। तभी एक बॉडीगार्ड एक औरत को खींचते हुए अंदर लेके आते हुए उसे सीधे लाके पार्थ के पैरों के पास जमीन पर फेंक देता है। सर ये रही ये औरत अपना घर छोड़ के भागने की तैयारी कर रही थी। सभी नौकरों को तो बुलाने पर यहां आ गए, लेकिन ये दुम दबा के भागने की कोशिश कर रही थी तो रास्ते में ही धर दबोचा हमने इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची मैं तो बस अपने गांव वापस जा रही थी। मेरी मां को तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए मैं, इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, तभी उसके बगल में कोई आके गिरता है, जिसे देख एक पल के लिए काजल डर जाती है। ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काजल ने हल्का डरते हुए उस आदमी से पूछा, क्योंकि वो काजल का पति था जो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। वो भी यही ड्राइवर की जॉब करता था। उसे कई जगह चोटें आई हुई थी, जैसे कि उसे बहुत पिटा गया था। उसे ऐसे देख काजल डर से कांपने लगी। सर आपने इन्हें क्यों मारा है? मैंने कहा न कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर आप लोग शट अप, सन्नी ने चिल्लाते हुए कहा। तुमने क्या किया है अब ये तुम खुद अपने मुंह से कबूलोगी। कहते हुए सन्नी ने इशारा किया तो एक दूसरे गार्ड ने काजल के पति को पीटना चालू कर दिया। जो देख काजल रोने चिल्लाने लगी, लेकिन पार्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के वही बैठा हुआ था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सब कुछ और सारे ऑर्डर सन्नी ही दे रहा था। सन्नी मॉम डैड कभी भी आती होंगे, इसीलिए ये मैस जल्दी से क्लियर करो एंड आई वांट रिजल्ट इन 10 मिनट्स। पार्थ ने ऑर्डर देते हुए कहा। सन्नी ने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड ने सीधे काजल के पति पर गन तान दी, जिसे देख सभी नौकरों की आंखें डर से बड़ी हो गई। ये देखते ही काजल, जो अब तक सिर्फ ये कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, उसने पार्थ के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ, तो क्या मुहूर्त निकलवाऊं तुम्हारे बोलने का? सन्नी ने कहा। पार्थ को पूरा यकीन था कि कविता जी के साथ जो हुआ वो ऐसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसे याद था कि आए दिन उनके साथ कोई न कोई छोटी मोटी हादसे होते रहते थे, लेकिन तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर अब वो इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकता, इसीलिए उसने इस बार इस बात की तह तक जाने का फैसला लिए। काजल, सर मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। दरअसल मैंने मैम का एक गहना चुरा लिया था, क्योंकि मुझे वो पसंद आ गया था। काजल ने डरते हुए अपने गुनाह कबूल करना शुरू किया। जैसे जैसे वो बताते जा रही थी वैसे वैसे पार्थ का चेहरा डार्क होता जा रहा था। और यूं बात रेनू, पार्थ की मामी, मैडम को पता चल गई थी, तब से वो मुझे डर धमका के वो सब करवाती थी जो वो करवाना चाहती थी। वो कैसे काम? सन्नी ने गुस्से से पूछा। मामी जी का नाम सुन के पार्थ को कोई हैरानी नहीं हुई। उसे पहले ही उन पर शक था। घर में कविता मैम के साथ जो कुछ छोटे मोटे हादसे होते थे वो सब रेनू मम ही मुझसे करवाती थी। ये सुन पार्थ की गुस्से से मुठिया कस गई। कल भी उन्होंने ही मुझे कुकर की सीटी खराब करने के लिए कहा था, ताकि जब मैम किचन में खाना बनाने जाए तो कुकर फट जाए, और हमेशा की तरह ही ये भी एक हादसा ही लगे। काजल की बातें सुन सारे नौकर हैरान थे और उस पर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। कविता हमेशा ही उन सब के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। कविता जी ने कभी भी उनमें से किसी को भी एक नौकर जैसा बिहेव नहीं किया था। वो हमेशा उन सबको एक फैमिली जैसा ही मानती थी। उन्हें कभी हेल्प की जरूरत होती तो वो हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहती थी। इसीलिए उन सबके दिल में हमेशा कविता जी के लिए इज्जत थी। वही रेनू हमेशा उन सब पर अपना रोब झाड़ती रहती थी, इस घर की मालकिन बनी फिरती थी।
पार्थ भी पहले उन्हीं की सुनता था, इसीलिए वो लोग न चाहते हुए भी उनकी बात सुनते थे, पर मन ही मन उसे गालियां देते थे। सन्नी कहते हुए पार्थ ने उसे इशारा किया तो सन्नी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए गार्ड को कुछ इशारा किया तो एक आगे आते हुए काजल को पकड़ के ले जाने लगा। सर सर अब तो मैंने आपको बता दिया ना, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर प्लीज। काजल का हस्बैंड इस वक्त बेहोश था तो उसे भी वो लोग अपने साथ ले गए। तुम्हें क्या लगता है इतना सब करने के बाद तुम ऐसे ही बच जाओगी? जो तुमने मेरी मॉम के साथ किया है उसकी सजा लिए बगैर मुझे नहीं लगता तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। पार्थ ने कहा तो ये सुन काजल इस बात का मतलब समझते ही डर के मारे रोने लगी और माफी की भीख मांगने लगी। लेकिन पार्थ के गार्ड्स उसे खींचते हुए अपने साथ ले गए। और तुम सब अगर ये बात किसी को भी पता चली तो समझ गए ना कि जो अभी यहाँ हुआ वो फिर से दोहराए जा सकते हैं। सन्नी ने सभी नौकरों को देखते हुए धमकाते हुए कहा। तो सभी नौकरों ने डर के मारे अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। बॉस अब आपकी मामी जी का क्या करना है? इस वक्त तो वो घर पर भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि कहीं बाहर जाके अपनी इस खुशी का जश्न मना रही होंगी। उनके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ मॉम को लाने। कहते हुए पार्थ आराम से घर से हॉस्पिटल के बिलोए निकल गया। इस वक्त उसे देख ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक होटल के रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में इस वक्त यहाँ दानिश और दिया एक मीटिंग के लिए यहाँ आए हुए थे। डेविड भी साथ में ही था। वो रेस्टोरेंट ही था, लेकिन जिस रूम में ये लोग बैठे हुए थे वो रूम चारों तरफ से ग्लास से कवर था, मतलब बाहर से लोग उन्हें अंदर बैठे देख सकते थे। बस अंदर की आवाज बाहर और बाहर को से अंदर नहीं जा सकती थी। उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद इस वक्त वो लंच कर रहे थे। दिया को खाना बहुत पसंद आया था, इसीलिए वो बड़े ही मन से खाना खा रही थी। उसे ऐसे खाते देख दानिश की नजर बार बार उसी पर जा रही थी, क्योंकि दिया के होठों के कोने पर कुछ चावल लगा हुआ था, जिससे वो उसके चेहरे पे किसी तिल की तरह लग रहा था, जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहा था। कुछ देर बाद लंच करने के बाद दिया वॉशरूम चली गई। दानिश और डेविड वही अंदर से बाहर की तरफ खड़े थे ताकि दिया के आने के बाद वो वापस जा सके। तभी अचानक से दानिश के कानों में किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, जिसे सुन अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की भागते हुए सीधे उसके गले लग गई। ओह दानिश, आई मिस्ड यू सो मच। कहते हुए लड़की ने दानिश को और टाइट पकड़ लिया। दानिश तो उस लड़की के इस रिएक्शन से हैरान था, लेकिन वो उसे खुद से दूर नहीं कर रहा था और नहीं उसे हग बैक कर रहा था। उसके हाथ ऊपर हवा में ही थे। What a pleasant surprise दानिश, क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ इसीलिए तुम मुझसे मिलने यहाँ आए हो? हाँ। कहते हुए वो लड़की दानिश से अलग हुई। डेविड, ये पागल लड़की यहाँ भी आ गई। अब तो बेचारे बॉस बहुत बुरा फंसे, पता नहीं यहाँ से कैसे निकलेंगे, डेविड ने मन में कहा। दानिश ने भी उस लड़की को देख के एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। उसके चेहरे पे इस वक्त इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस लड़की ने फिर से पूछा, बताओ ना दानिश, तुम मुझसे मिलने यहाँ आए थे ना? क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि आज मैं अपना बर्थडे मनाने यहाँ आए हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। डेविड मन में, क्या इसका बर्थडे? इसे क्या लगता है और को बस यही काम रह गया है कि इसका बर्थडे याद रखे। कह तो ऐसे रही है जैसे बॉस की बीवी है, जो बॉस इसका बर्थडे याद रखेंगे। तभी दिया वहां आ पहुंची। दानिश ने जब दिया को देखा तो जल्दी से उसे अपने करीब खींच लिया और उसे एक साइड से हग करते हुए कहा, नहीं किया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया था। एंड मीट माई गर्लफ्रेंड दिया। दानिश ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ और कॉन्फिडेंटली ये झूठ बोला, लेकिन उसके ये कहते ही वहां खड़े 3 लोग उसे आंखें फाड़े ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा देख और सुन लिया हो। डेविड, दिया और किया तीनों बस दानिश को देखे जा रहे थे और दानिश की कही हुई बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या करेगा पार्थ अब मामी जी के साथ? क्यों बोला दानिश ने इतना बड़ा झूठ? कौन है किया जिससे दानिश सिंघानिया डर गया? डन। CH62 पार्थ शॉक्स, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज दानिश, क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ इसीलिए तुम मुझसे मिलने यहाँ आए हो? हाँ। कहते हुए वो लड़की दानिश से अलग हुई। डेविड, ये पागल लड़की यहाँ भी आ गई। अब तो बेचारे बॉस बहुत बुरा फंसे, पता नहीं यहाँ से कैसे निकलेंगे, डेविड ने मन में कहा। दानिश ने भी उस लड़की को देख के एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। उसके चेहरे पे इस वक्त इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस लड़की ने फिर से पूछा, बताओ ना दानिश, तुम मुझसे मिलने यहाँ आए थे ना? क्योंकि तुम्हें पता चल गया था कि आज मैं अपना बर्थडे मनाने यहाँ आए हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। डेविड मन में, क्या इसका बर्थडे? इसे क्या लगता है और को बस यही काम रह गया है कि इसका बर्थडे याद रखे। कह तो ऐसे रही है जैसे बॉस की बीवी है, जो बॉस इसका बर्थडे याद रखेंगे। तभी दिया वहां आ पहुंची। दानिश ने जब दिया को देखा तो जल्दी से उसे अपने करीब खींच लिया और उसे एक साइड से हग करते हुए कहा, नहीं किया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया था। एंड मीट माई गर्लफ्रेंड दिया। दानिश ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ और कॉन्फिडेंटली ये झूठ बोला, लेकिन उसके ये कहते ही वहां खड़े 3 लोग उसे आंखें फाड़े ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने दुनिया का 8वां अजूबा देख और सुन लिया हो। डेविड, दिया और किया तीनों बस दानिश को देखे जा रहे थे और दानिश की कही हुई बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे दिया का तो ये सुन के जैसे मुंह ही काला हो गया था।
ये आप क्या कह रहे हैं आप, दिया ने थोड़ा गुस्से से कहा। दिया ने जैसे ही ये कहा उसे बीच में रोकते हुए दानिश ने उसके कंधे को हल्का दबाते हुए कहा, ये क्या कह रही जान, तुम माना कि तुम एक है नाराज हो, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुम ऐसे दूसरों के सामने हमारा रिश्ता ही नकार रही हो। इससे मिलो, ये है किया, मेरी बचपन की दोस्त और मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी। दानिश ने दिया को किया से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, एंड किया, ये मेरी गर्लफ्रेंड दिया, अभी ये मुझसे थोड़ी नाराज है, इसीलिए ऐसा कह रही है। दानिश को बात सुन किया जो वही खड़ी थी, उसका मुंह तो रोने जैसा हो गया था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे दिया का दानिश की गर्लफ्रेंड के रूप में जान के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे देख कोई भी ये कह सकता था कि वो दानिश को पसंद करती थी, और दिया के बारे में जान के उसका दिल टूट गया। वो वहां से रोते हुए भाग गई। किया शैली जी के दोस्त की बेटी थी, और दानिश के बचपन को दोस्त भी वो बचपन से ही दानिश को लोग करती थी, लेकिन दानिश को हमेशा से ही ज्यादा किसी के करीब रहना पसंद नहीं था। खुद आर्यन भी बड़ी ही मुश्किल से उसका दोस्त बन पाया था। दानिश को लड़कियों की दोस्ती वैसे भी पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी मॉम को वजह से वो किया से कभी कुछ नहीं कह सकता था। शैली जी और किया के मॉम तो रिश्तेदार भी बनना चाहती थी, लेकिन दानिश ने कभी भी शादी के लिए हाँ ही नहीं कहा, बल्कि शादी के नाम से ही उसे चिढ़ थी। लेकिन इस बार उन्होंने दानिश को वार्निंग दे दी थी कि इस साल अगर उसने किसी लड़की को नहीं चुना तो वो बिना उसके मर्जी के उसकी शादी किया से करवा देंगी, जिसकी वजह से किया को अब यकीन हो गया था कि वो ही अब दानिश की बीवी बनेगी। उसे ऐसे भागते हुए देख दिया कंफ्यूज हो गई। उसने पहले दानिश को तरफ देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि दानिश ने उसे पकड़ रखा है। वो जल्दी से दानिश को धक्का देते हुए उससे अलग हुई। उसे ऐसे अलग होते देख दानिश की भौं सिकुड़ गई। इससे पहले कि दिया कुछ कहती, दानिश ने कहा, अपने मन में कोई गलत फहमी मत पाल लेना, वो बस एक झूठ था, और तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, इसीलिए इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जॉब। कहते हुए दानिश स्टाइल अपने जेब में हाथ डाल के वहां से बाहर की तरफ निकल गया। दिया वही अपने दांत पिसती रह गई। ये भस्मासुर खुद को समझता क्या है, मैं इसकी सेक्रेटरी हूं, कोई सामान नहीं जिसे ये जब जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। और वो लड़की बेचारी, उसे देख के तो ऐसा लग रहा था को उसका दिल टूट गया। हम रूथलेस इंसान, कहते हुए दिया भी पीछे पीछे चल दी। डेविड भी एक गहरी सांस लेते हुए अपना सिर नामे हिला देता है, और वो भी उन दोनों के पीछे पीछे चल देता है। पार्थ कविता जी को खुद डिस्चार्ज करवा के उन्हें घर छोड़ के आया था। कविता जी तो पार्थ के केयरिंग जेस्चर को देख हैरान थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पार्थ उनसे बात कर रहा है, वो भी इतने प्यार से। जब पार्थ ने उन्हें गले लगा के मॉम कहा था तब वो बेहोश थी, इसीलिए वो सब नहीं सुन पाई जो पार्थ ने कहा था। पार्थ के ऑफिस चले जाने के बाद सौरभ जी ने उन्हें वो सब बताया जो उन्होंने पार्थ के मुंह से सुना था। कविता जी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश थी। वालिया इंडस्ट्रीज ईईआई पार्थ जब ऑफिस पहुंचा तो गौरव वहां पहले ही मौजूद था। रात भर वो यही सोया था। सुबह जल्दी उठ के वो रीत के साथ उसके फ्लैट पर उसे ड्रॉप कर अपने घर जाके तैयार होके सीधे ऑफिस आया था। पार्थ का मूड अभी भी कुछ खास अच्छा नहीं था। रेनू जी, मामी जी की वजह से उसका गुस्सा अभी काम नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें सजा देने में अभी कुछ टाइम था, क्योंकि उनके लिए उसने स्पेशली कुछ और सोच रखा था। पार्थ जब अपने केबिन में आके अपने डेस्क पे बैठा तो उसकी नज़र उसके डेस्क पे रखे फाइल पे पड़ी। उसे उठा के उसने चेक किया तो वो वही फाइल थी जिसपे रीत से जूस गिरा था और जो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। पार्थ ने गौरव को अंदर बुलाया। गौरव के आते ही पार्थ ने उसे कहा, पार्थ, गौरव, संजना और उसकी टीम ने तो बहुत अच्छा काम किया है। उसने तो कहा था कि ये फाइल 2 दिन में कंप्लीट होगी, तो फिर ये इतनी जल्दी? पार्थ के चेहरे पे हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। आई इम्प्रेस्ड, पार्थ ने कहा। गौरव, यस सर, फाइल कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये काम मिस संजना और उनकी टीम ने नहीं किया है। व्हाट? तो फिर किसने? वही जिससे ये फाइल खराब हुई थी, रीत। पार्थ हैरानी से, रीत? गौरव, यस सर, कल पूरी रात उसने यही ऑफिस में बैठ के सुबह 5 बजे तक ये फाइल कंप्लीट की है सर। और फिर पूरी राम कहानी गौरव ने पार्थ को बता दी। सब कुछ जानने के बाद पार्थ को याद आया कि उसने कल रीत के साथ कैसा बर्ताव किया था। वो कैसे रो रही थी और एक मौका मांग रही थी, लेकिन पार्थ ने गुस्से में उसकी एक नहीं सुनी। पार्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती तो किसी से भी हो जाती है, जैसे कल रीत से हुई थी, लेकिन अगर कोई अपनी गलती को सुधारना चाहे तो उसे एक मौका तो मिलना ही चाहिए, जैसे भगवान ने उसे दिया, लेकिन उसने वो मौका रीत को नहीं दिया। रीत कहाँ है इस वक्त? पार्थ ने गौरव से पूछा। गौरव, सर, उसे मैंने सुबह उसके फ्लैट पे छोड़ा था। मैंने उससे कहा था कि आज आराम करे, क्योंकि कल पूरी रात जागी है वो। पार्थ, हम ठीक है, तुम जाओ। गौरव, तो सर क्या अब रीत की जॉब? पार्थ, इतनी सिंसियर एम्प्लॉय को मैं क्या कोई भी नहीं निकालना चाहेगा? गौरव। पार्थ को बात सुन गौरव के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। गौरव उस स्माइल के साथ ही केबिन के बाहर चला गया और पार्थ अपनी चेयर पे बैठ रीत के बारे में सोचने लगा। वालिया मेंशन एक नौकर सौरभ जी और कविता जिनको आके बताता है कि कोई औरत आई है जो परथप के दादाजी से मिलना चाहती है। ये सुन गौरव जी उस औरत से मिलने बाहर आ गए।
वो लेडी कोई और नहीं बल्कि रीत की दादी मालती खुराना थी। सौरभ जी उन्हें देखते ही पहचान गए, क्योंकि पार्थ की शादी में वो तो थे ही ना। गौरव जी ने मालती जी को तब ही देखा था, लेकिन उन सब के बाद वो सब कुछ भूल चुके थे, क्योंकि अर्थ अपनी शादी को मानने से इनकार कर दिया था। मालती जी ने सौरभ जी को अपनी मन की सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वो अपनी बहू को विदा करवा के अपने घर ले आए, जैसा कि पार्थ के दादाजी ने वादा किया था। मालती जी तो सौरभ जी से मिलके चली गई, लेकिन अब सौरभ जी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि क्या पार्थ इस बात के लिए मानेगा, क्या वो अपनी इस शादी को, इस रिश्ते को मौका देगा। ये सब सोच सोच उन्हें टेंशन होने लगी थी। उन्होंने आज पार्थ से इस बारे में बात करने का डिसाइड किया। आखिर इन सब की वजह से वो लड़की सफर कर रही थी जिसके साथ पार्थ को शादी हुई थी। रीत के बारे में उन्हें भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने भी रीत का चेहरा नहीं देखा था। रॉकी के होटल में आया। रॉकी इस वक्त किसी से फोन पे बात कर रहा था। तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हें क्या करना है, कैसे भी करके उस लड़की को मुझ तक पहुंचाओ, तब मैं भी देखता हूं कि दानिश सिंघानिया कैसे मेरे रास्ते में आता है। बस एक बार उसकी ये कमजोरी मेरे हाथ लग जाए, फिर उसे मैं अपने कदमों में झुकाऊंगा। रॉकी ने अपने रूम की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। क्या करने वाला है रॉकी? कौन है दानिश की कमजोरी? क्या पार्थ करेगा इस शादी को एक्सेप्ट? टन CH63 पार्थ को पता चला रीत की प्रॉब्लम्स के बारे में। ये सब सोच सोच उन्हें टेंशन होने लगी थी। उन्होंने आज पार्थ से इस बारे में बात करने का डिसाइड किया। आखिर इन सब की वजह से वो लड़की सफर कर रही थी जिसके साथ पार्थ को शादी हुई थी। रीत के बारे में उन्हें भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने भी रीत का चेहरा नहीं देखा था। रॉकी के होटल में रॉकी इस वक्त किसी से फोन पे बात कर रहा था। तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हें क्या करना है, कैसे भी करके उस लड़की को मुझ तक पहुंचाओ, तब मैं भी देखता हूं कि दानिश सिंघानिया कैसे मेरे रास्ते में आता है। बस एक बार उसकी ये कमजोरी मेरे हाथ लग जाए, फिर उसे मैं अपने कदमों में झुकाऊंगा। रॉकी ने अपने रूम की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। अब आगे वालिया इंडस्ट्रीज पार्थ इस वक्त अपने डेस्क पे बैठा फाइल्स चेक कर रहा था, या यूं कहे कि उसके पन्ने उन्हें उलट पलट रहा था, क्योंकि उसका ध्यान उसकी फाइल्स पर था ही नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बार बार कल का रीत हुआ चेहरा सामने आ रहा था। तभी अचानक एक फाइल को टेबल से उठाते हुए फाइल के नीचे से कुछ नीचे गिर गया। पार्थ ने जब उसे उठा के देखा तो वो वही चेक था जिसे गौरव ने पार्थ को लोन के लिए साइन करवाने के लिए दिया था। पार्थ ने जब वो देखा तो उसे याद आया कि वो गौरव से पूछ नहीं पाया था इस चेक के बारे में। इस चेक का अमाउंट उसके लिए अभी भी मिस्ट्री बनी हुई थी। मुझे गौरव से इस बारे में बात करनी ही होगी। पार्थ ने गौरव को अपने केबिन में बुलाया। गौरव सर, आपने बुलाया। गौरव, कल तुमने इस चेक के बारे में मुझे बताया नहीं कि तुम्हें इतना लोन क्यों चाहिए। ऐसी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सब ठीक तो है ना? पार्थ ने गौरव से पूछा। गौरव, जी सर, सब ठीक है। ये लोन मैं अपने लिए नहीं बल्कि रीत के लिए ले रहा हूँ, उसे इन पैसों की जरूरत है। पार्थ कंफ्यूजन से, रीत को पर उसे क्यों जरूरत है इतने सारे पैसे की? पार्थ ने पूछा। सर वो एक्चुअली, कहते हुए धीरे धीरे गौरव ने पार्थ को रीत की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया। ये सब सुन पार्थ भी हैरान था। इतने दिनों तक रीत ने कभी भी उससे इन सब का कोई जिक्र ही नहीं किया था, हमेशा अपना काम सिंसियरली करती आ रही थी। और उसने ये सब सोच पार्थ को एक बार फिर से गिल्ट महसूस हुआ। उसने गौरव को बाहर भेज दिया। लेकिन चेक के बारे में उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये चेक किसी भी तरह से उसके पिछले जन्म की तरह उसकी वाइफ से जुड़ा हुआ है, या फिर इस चेक का अमाउंट सेम होना महज सिर्फ एक इत्तेफाक है। जिस रिश्ते को वो अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहता था, क्या वो रिश्ता उसे खुद ढूंढते हुए तो उसके जिंदगी में नहीं आ रहा, या फिर भगवान कहीं उस रिश्ते को उसकी जिंदगी में लाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये सब जितना वो सोच रहा था, उसका दिमाग उतना ही खराब होता जा रहा था। इसीलिए उसने अपने ख्यालों को झटका और अपना कोट उठाते हुए अपने हाथों में ही लेके केबिन से बाहर घर जाने के लिए निकल गया। शाम का वक्त हो चुका था और दिया को भी आज कहीं जाना था, इसीलिए वो आज ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। दिया एक क्लब में आई थी। क्लब में बहुत रौनक थी, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। वहां का माहौल बहुत खुशनुमा था, लेकिन दिया को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। वो तो वहां आके वो किसी को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में उसके कंधे पर किसी ने टैप किया तो दिया ने देखा कि उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो करीब 22-23 साल का था। मेरे साथ आइए, उस लड़के ने कहा। दिया उस लड़के के साथ उस तरफ चली गई। कहिए क्या काम था आपको? उस लड़के ने पूछा। दिया ने अपने बैग से एक फोटो निकलते हुए उस लड़के को दिखाते हुए कहा, मुझे इस लड़के को ढूंढना है। उसने कहा कि इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम इसे ढूंढ सकते हो? दिया ने उससे पूछा। उस लड़के ने थोड़ी देर उस फोटो को देख और फिर दिया से कुछ और डिटेल्स मांगी उस फोटो वाले इंसान की। आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको पता है ना कि कोई भी काम फ्री में नहीं होता, उस लड़के ने कहा। दिया, हाँ मुझे पता है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज तुम इस लड़के को इसे ढूंढना शुरू कर दो और मुझे जल्द से जल्द बताओ कि ये मुझे कहाँ मिलेगा। दिया ने कहा तो उस लड़के ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फिर दिया उस क्लब से निकल गई। एक लड़की रोड पे अपनी कार से टेक लगाए खड़ी थी। वो काफी परेशान लग रही थी।
अंकल क्या हुआ, कार कब तक ठीक होगी? उस लड़की ने पूछा। बिटिया लगता है कार खराब हो गई है और अब ये बिना मैकेनिक के ठीक नहीं होगी, ड्राइवर ने कहा। क्या? तो फिर अब मैं क्या करूं? कैसे जाऊं मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में? आप ही बताइए। यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी टैक्सी या कोई दूसरी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही है, अब क्या करें? नैना बिटिया आप घर से फोन करके कोई और गाड़ी मंगवा लीजिए या फिर सर को कॉल कर लीजिए। जी हाँ, ये कोई और नहीं दानिश को बाहें नैना थी। इस जंगल जैसे इलाके में फोन का नेटवर्क भी तो काम नहीं कर रहा है। अंकल मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, नैना ने कहा। मुझे लगता है आगे चलकर हमें कुछ मिल सकता है। अब हम यहाँ अकेले खड़े नहीं रह सकते हैं बिटिया, रात होती जा रही है, सर को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। हम सही कहा आपने अंकल, चलिए पैदल ही चलते हैं, शायद आगे चल के नेटवर्क भी मिल जाए। कहते हुए नैना और ड्राइवर दोनों पैदल ही सड़क पे चलने लगते हैं। चलते चलते करीब आधे घंटे बाद उन्हें कुछ दूरी पर एक मार्केट नजर आती है, जिसे देख नैना के चेहरे वो मुस्कान आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पहुंचती उनके आगे एक वन आके रुकती है, जिसे देख दोनों डर के मारे पीछे हो जाते हैं। उस वन में से कुछ गुंडे बाहर निकलते हैं और नैना को देख कहते हैं, यही है वो लड़की, पकड़ो इसे और वन में डालो। ये सुन नैना बुरी तरह डर जाती है। वो गुंडे इससे पहले वो नैना को छूते, ड्राइवर ने आगे आते हुए नैना को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे फाइट करनी शुरू कर दी। ड्राइवर भी थोड़ी फाइट कर्म जनता था, इसीलिए वो उन्हें रोक पाने में सफल हो रहा था। दानिश के घर पर जितने भी नौकर या स्टाफ होते थे उन्हें सेल्फ डिफेंस या फाइटिंग ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वक्त आने पर वो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ड्राइवर इस वक्त अकेला था और वो 4-5 गुंडे, इसीलिए वो इस पर भरी पड़ रहे थे। ड्राइवर ने नैना को वहां से भाग जाने को कहा, क्योंकि वो और ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाता। ये देख मैंने ने वहां से खुद को बचाने के लिए दौड़ लगा दी। क्या होने वाला है नैना के साथ? कौन है वो गुंडे? क्या अर्थ को पता चलने वाला है अपनी वाइफ के बारे में? स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एपिसोड 64 इमोशनल मोमेंट। वो गुंडे इससे पहले वो नैना को छूते, ड्राइवर ने आगे आते हुए नैना को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे फाइट करनी शुरू कर दी। ड्राइवर भी थोड़ी फाइट कर्म जनता था, इसीलिए वो उन्हें रोक पाने में सफल हो रहा था। दानिश के घर पर जितने भी नौकर या स्टाफ होते थे उन्हें सेल्फ डिफेंस या फाइटिंग ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वक्त आने पर वो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन ड्राइवर इस वक्त अकेला था और वो 4-5 गुंडे, इसीलिए वो इस पर भरी पड़ रहे थे। ड्राइवर ने नैना को वहां से भाग जाने को कहा, क्योंकि वो और ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाता। ये देख मैंने ने वहां से खुद को बचाने के लिए दौड़ लगा दी। अब आगे EE333 शाम का वक्त हो चुका था। पार्थ आज घर भी जल्दी आ गया था, क्योंकि ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था आज और उसका मन भी नहीं लग रहा था। घर आके वो कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ बिताना चाहता था। वो जब घर आया तो घर के अंदर से उसे हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे सुन उसके होठों पे अपने आप एक स्माइल आ गई, क्योंकि वो जानता था कि ये हंसने की आवाजें किसकी है। पार्थ जब मेन गेट तक पहुंचा तो उसने देखा कि फिर से व्योम और कृति एक दूसरे के पीछे भागते हुए टॉम एंड जेरी की तरह फाइट कर रहे हैं। आखिर इस घर में रौनक इन्हीं दोनों की वजह से तो थी। इनकी हंसी ठिठोली और इनकी नोक जोक से ही तो घर घर लगता है। हर घर आखिर बच्चों की हंसी से ही तो उसमें रौनक होता है। पार्थ ने उन दोनों को ऐसे देख अपनी गर्दन हिला दी। फिर उसकी नजर हॉल में ही बैठी अपनी मॉम पर गई, जो वही बैठे बैठे ही फ्रूट्स खाते हुए अपने टॉम और जेरी को निहार रही थी। उनके बगल में ही बैठे सौरभ जी उन्हें फल यानी सेब काट के उन्हें दे रहे थे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? पार्थ ने अंदर आते हुए कहा। तो सबकी नजरें पार्थ की तरफ चली गई। पार्थ को देख कृति जल्दी से उसकी तरफ भागते हुए जाके उसके पीछे छुप गई। आह भाई प्लीज मुझे इस बंदर से बचा लो प्लीज, कहते हुए कृति पार्थ के पीछे छुप के ही व्योम को देख रही थी। देख मोटी भाई के पीछे छुपना बंद कर, समझी? मैं आज तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। पार्थ अपनी जेब में हाथ डाले बस खड़ा था। व्योम छोटी है तुमसे, पार्थ ने कहा। नहीं भाई हमेशा छोटी है चोटी है कह के बच जाती है। आप सब इसे छोटी कहते हो, लेकिन ये मेरी नानी अम्मा बनी फिरती है। जब देखो तब मुझे परेशान करती रहती है, मुझे ब्लैकमेल करती है और क्या क्या बताऊं मैं आपको इसके कारनामे। मोती बाहर आ, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। कृति पार्थ के पीछे से झांकते हुए। देख बंदर, झगड़ा पहले तुमने शुरू किया था, मेरी कोई गलती नहीं है। बस करो तुम दोनों। और व्योम तुम्हारे ऑडिशन का क्या हुआ, बताओगे मुझे? पार्थ ने पूछा। हम अच्छा तो गया, अब बस देखते हैं कि मिस्टर खट्टर किसे सेलेक्ट करते हैं, कहते हुए व्योम जाके सोफे पे बैठ गया। डोंट वरी सब ठीक होगा। पार्थ भी कविता जी की तरफ जाते हुए उनके बगल में बैठते हुए उसने पूछा, मॉम कैसे हो आप? अब आपका दर्द कैसा है? ज्यादा जलन तो नहीं हो रही है ना? और आपने दवाइयां खाए? डैड आपने मॉम को दवाइयां दी? पार्थ ने एक साथ कविता जी को देखते हुए इतने सारे सवाल दाग दिए, लेकिन उसके सवाल सुन के सिवाय सौरभ जी को छोड़ सबके चेहरे पे हस्ट फेस सरप्राइज वाले भाव थे। कविता जी को सौरभ जी ने बताया तो था, लेकिन पार्थ के मुंह से अपने लिए मॉम सुन के और अपनी इतनी फिक्र करते देख उन्हें ये सब एक सपना लग रहा था। और वही व्योम, कृति और ऋषि जो अभी अभी घर आया था वो भी हैरान थे।
वही सौरभ जी तो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ बाबा, दे दी है मैंने तुम्हारे मॉम को दवाइयाँ, टाइम पे, अब बस रात को दवाई खानी बाकी है जो डिनर के बाद खानी है। कविता जी ने झिझकते हुए पार्थ के गालों को अपने एक हाथ से छुआ। इस वक्त उनकी आंखों में पार्थ अपने लिए प्यार साफ देख सकता था। पार्थ ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेके किस किया और कविता जी की आंखों ने देखते हुए प्यार से कहा, आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आज तक आपसे बिना वजह की नाराजगी रखी, आपसे नाराज रह के खुद को आपके प्यार से दूर रखा और आपको हर्ट किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मॉम, आई एम सॉरी। कहते हुए पार्थ की आंखों में आंसू आ गए। ये देख कविता जी ने झट से पार्थ को अपने गले से लगा लिया। इस पल में दोनों माँ बेटे अपने आंखों के बहते आंसुओं से अपने जज्बातों को बयां कर रहे थे और बाकी सब भी ये देख इमोशनल हो गए थे। ओह माय गॉड मॉम, अब तो आपको आपके फेवरेट पार्थ भाई के आगे आप हमें तो नहीं भूल जाओगे ना? व्योम ने अपनी मॉम से पूछा। वो इस इमोशनल माहौल को थोड़ा लाइट करना चाहता ये, लेकिन ये सुन पार्थ ने उसे घूर के देखा तो वो डरते हुए अपनी जगह वो चुपचाप बैठ गया। ये देख बाकी सबको हंसी आ गई, लेकिन कोई था जिसे इस वक्त उन लोगों का साथ में हंसना और यू फैमिली मोमेंट पसंद नहीं आ रहा था। और कौन? हमारी मामी जी। उन्हें अपनी तक इस बात की भनक नहीं लगी थी कि उनका भांडा पार्थ के आगे फूट चुका है और कभी भी पार्थ का प्रकोप उन पे बरस सकता है। नौकरों को भी सन्नी ने धमकी दी थी, इसीलिए उन्होंने ने भी कुछ नहीं कहा था किसी से भी। उन्हें तो यही लग रहा था कि किसी को भी उनकी करतूत के बारे में पता नहीं चलेगा, जैसे आज तक पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने वो सब काजल से करवाया था और उसे उन्होंने यहां से बहुत दूर भेज दिया है। हंस लो तुम लोग, बहुत जल्द तुम लोगों से ये खुशी मैं छीन लूंगी। कहते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। उन सबकी खुशी उनसे देखी नहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद सबने डिनर किया। पार्थ ने खुद कविता जी को दवाई खिलाई और फिर ऋषि और सौरभ जी के साथ बिजनेस के बारे में डिस्कस किया। लेकिन सौरभ जी किन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे। उन्हें देख पार्थ ने उनसे पूछा तो उन्होंने हिचकते हुए कहा कि उन्हें उससे कुछ बात करनी है। उन्हें नहीं पता था कि पार्थ अपनी शादी के बारे में सुन के कैसे रिएक्ट करेगा, इसीलिए उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था। आखिर अभी ही तो उनके रिश्ते सुधरे थे, कहीं फिर से ऋषि के जाने के बाद वो दोनों ही वहां रह गए थे। सौरभ जी ने एक गहरी सांस लेते हुए आज जो कुछ भी हुआ, रीत की दादी का आना, उन्होंने जो भी कहा वो सब उन्होंने पार्थ को बता दिया। पार्थ बेटा देखो, ये फैसला पूरी तरह से तुम्हारा होगा, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि एक बार इस फैमिली के बारे में और अपने दादाजी के दिए हुए वचन के बारे में भी सोच लेना। और फिर इन सब में उस लड़की का भी तो कोई दोष नहीं है ना, फिर उसे किस बात की सजा मिल रही है? वो भी तो इस अनजान रिश्ते में अचानक से ही बंधी होगी। उसके भी तो कुछ सपने होंगे ना। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहते हो तो फिर वो भी क्लियर कर देना, ताकि वो लड़की भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके और इस रिश्ते से आजाद हो सके। कहते हुए सौरभ जी उठ के अपने कमरे में चले गए और पार्थ अपने दिल और दिमाग की उलझन में फंस चुका था। वो क्या करे क्या न करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर किचन की तरफ जा रही अपनी मामी जी पर पड़ी, जिन्हें देख पार्थ की आंखों में गुस्सा उतर आया। दूसरी तरफ बॉस, आज हमें उस कंसिग्नमेंट को रोकना है। वो लोग आज लड़कियों से भरे कंटेनर्स को यहां से दूसरे देश के शिफ्ट करने वाले हैं, इसीलिए हमें भी आज ही अपना काम पूरा करना होगा, डेविड ने कहा। हम तो तैयारी करो और हमारे आदमियों को अलर्ट कर दो कि तैयार रहे, दानिश ने कहा। डेविड, ओह बॉस, कुछ हथियारों की डिलीवरी हुई है, आज एक बार आप देख ले कि कौन से हथियारों की जरूरत आज हम पड़ सकती है। हम कहते हुए डेविड दानिश को अपने साथ ले गया। सड़क पर ईआई नैना वहां से भाग रही थी। तभी एक आदमी जो ड्राइवर से लड़ रहा था, उसने नैना को भागते देखा तो अपने साथ के गुंडों को इसके पीछे जाने का इशारा किया और अपनी गन निकालते हुए ड्राइवर को शूट कर दिया, जिससे वो वहीं गिर पड़ा और फिर वो गुंडा भी नैना की दिशा में उसके पीछे पीछे भाग गया। नैना बस भागे जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो कहाँ जाए, क्या करे। तभी भागते भागते ही उसने अपना फोन निकाल तो उसमें नेटवर्क वापस आ चुका था। उसने जल्दी से दानिश के नंबर पे कॉल लगा दिया, लेकिन दानिश कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक से वो गुंडे बाइक से नैना के आगे आ गए, जिन्हें देख डर के आते उसके हाथों से उसका फोन गिर गया और वो वहां से भागते हुए दूसरी तरफ जाने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो लोग बाइक से उसका पीछा कर रहे थे। कि तभी एक कार नैना के पास आके रुकती है और उसे पकड़ के अंदर खींच लेती है, जिसे देख वो गुंडे भी हैरान रह जाते हैं और अपनी बाइक को उस कार के पीछे दौड़ा देते हैं। रीत का फ्लैट ही आया। आज रीत दिन भर सोई थी, इसलिए उसने रात का सारा खाना खुद से बना दिया, क्योंकि पारुल और गौरव भी डिनर के लिए आने वाले थे। पारुल कुछ काम से बाहर गई थी और गौरव सीधे ऑफिस से यही आने वाला था। आखिर अब वो रोज यही से रोज डिनर जो करने वाला था। लेकिन रीत थोड़ी उदास भी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि पार्थ ने उसकी जॉब के बारे में क्या कहा। क्या उसने उसे माफ किया? ये सब तो गौरव के आने के बाद ही पता चलने वाला था। थोड़ी देर बाद गौरव और पारुल दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। गौरव तो आराम से अपना डिनर कर रहा था, लेकिन रीत उसे देखे जा रही थी, इस उम्मीद में कि वो कब उसे बताएगा कि अर्थ ने क्या कहा।
पारुल, क्या तुम भूखड़ों की तरह आते ही खाने पर टूट पड़े हो? पहले उसे बता तो देते कि तुम्हारे खड़ूस बॉस ने क्या फरमान सुनाया है उसके जॉब के बारे में। ये बात पारुल ने थोड़ी नाराजगी से कही थी, क्योंकि उसे जब रीत की जॉब के बारे में पता चला तो उसे पार्थ पर बहुत गुस्सा आया था। वो हमेशा पार्थ को एक खड़ूस और जल्लाद बॉस की तरह ही मानती थी। वो अक्सर गौरव को पार्थ के बारे में सुनाती थी। गौरव उसे रोकता था, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनने वाली थी। क्या कहेंगे बॉस, तुम हमेशा मेरे सर के बारे में बोलती रहती हो। बल्कि वो कितने अच्छे हैं, गौरव ने खाना खाते हुए कहा। पारुल, हाँ पता है कितने अच्छे हैं, मुझे मत बताओ समझे। जो उन्होंने किया है ना। गौरव, क्या किया है उन्होंने? रीत का लोन उन्होंने सैंक्शन कर दिया। क्या ये बात काफी नहीं है ये बताने के लिए कि वो कितने अच्छे हैं? पारुल, हाँ कितने अच्छे। एक मिनट, क्या कहा तुमने? रीत का लोन? अचानक से गौरव की बात को समझते हुए पारुल ने कहा। ये सुन रीत को भी विश्वास नहीं हुआ। गौरव, हाँ नहीं तो क्या मेरे बड़े दिल वाले बॉस ने न सिर्फ रीत की गलती को माफ करके उसकी जॉब वापस कर दी है, बल्कि उसका लोन भी सैंक्शन कर दिया है। तुम्हें पता है आज तक उन्होंने कभी भी अपना डिसीजन चेंज नहीं किया था। और वर्क प्लेस पे तो वो एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करते, फिर भी उन्होंने रीत के एफर्ट्स को देखते हुए उसे माफ करने के साथ साथ लोन भी दे दिया। रीत अपने आंखों में आंसू के साथ कहा। क्या सच में जीजू पार्थ सर ने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया है? अब मैं मेरे विवान का इलाज करवा पाएंगी? गौरव अपनी पलकें झपकाते हुए। सुन रीत और पारुल दोनों खुश हो गए। पारुल ने तो गौरव को गले ही लगा के उसके गाल पे एक किस भी कर लिया। ये देख गौरव एक पल के लिए शॉक हो गया और पारुल शर्मा गई, क्योंकि सामने रीत बैठी हुई थी। रीत ने जब ये देखा तो वो बहाना बनाते हुए किचन में चली गई। गौरव ने पारुल को छेड़ते हुए कहा, बस एक किस, मुझे तो लगा था कि तुम। पारुल ने उसके मुंह पे अपना हाथ रखते हुए उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरा। तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी सब शादी के बाद समझे। पारुल ने कहा। हाय, फिर तो अब जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए हमें, तुम्हें नहीं लगता? क्योंकि मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता जान। ये बात गौरव ने पारुल के नजदीक आते हुए उसके कान में कहा था, जिससे पारुल के शर्म के मारे पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। डन। CH-65 इलेक्ट्रिक शॉक, तुम्हें पता है आज तक उन्होंने कभी भी अपना डिसीजन चेंज नहीं किया था। और वर्क प्लेस पे तो वो एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करते, फिर भी उन्होंने रीत के एफर्ट्स को देखते हुए उसे माफ करने के साथ साथ लोन भी दे दिया। रीत अपने आंखों में आंसू के साथ कहा। क्या सच में जीजू पार्थ सर ने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया है? अब मैं मेरे विवान का इलाज करवा पाएंगी? गौरव अपनी पलकें झपकाते हुए। हम ये सुन रीत और पारुल दोनों खुश हो गए। पारुल ने तो गौरव को गले ही लगा के उसके गाल पे एक किस भी कर लिया। ये देख गौरव एक पल के लिए शॉक हो गया और पारुल शर्मा गई, क्योंकि सामने रीत बैठी हुई थी। रीत ने जब ये देखा तो वो बहाना बनाते हुए किचन में चली गई। गौरव ने पारुल को छेड़ते हुए कहा, बस एक किस, मुझे तो लगा था कि तुम। पारुल ने उसके मुंह पे अपना हाथ रखते हुए उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए घूरा। तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे हो। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी सब शादी के बाद समझे। पारुल ने कहा। हाय, फिर तो अब जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए हमें, तुम्हें नहीं लगता? क्योंकि मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता जान। ये बात गौरव ने पारुल के नजदीक आते हुए उसके कान में कहा था, जिससे पारुल के शर्म के मारे पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अब आगे ही नैना को कोई खींच के कार के अंदर बैठा लेता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नैना को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। जब नैना को एहसास होता है कि उसके साथ क्या हुआ, अभी अभी तो डर के मारे वो चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामने बैठे इंसान पर पड़ी, जिसे देख वो हैरान हो गई और सीधा उस इंसान के गले लग गई। दिया ए कह के नैना रोने लगी। दिया ने भी नैना को गले लगा के उसे शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा, नैना शांत हो जाओ, देखो मैं आ गई हूं न, अब कुछ नहीं होगा। ओक अच्छा, पहले मेरी तरफ देखो और बताओ कि ये गुंडे कौन है और तुम्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या छेड़ा इन्होंने तुम्हें या कोई बदतमीजी? नहीं दियादी, बल्कि ये लोग तो मुझे किडनैप करना चाहते हैं। एक आदमी कह रहा था कि उनके बॉस ने मुझे किडनैप करने के लिए भेजा है, नैना ने रोते हुए कहा। ओह, इसका मतलब ये लोग तुम्हें जानते हैं? दिया ने कार की बैक विंडो से बाहर देखा तो वो गुंडे अभी भी उनकी कार का पीछा कर रहे थे। उनकी कार इस वक्त तेजी से दौड़ रही थी। दिया इस वक्त टैक्सी में थी। दरअसल दिया जिस क्लब में गई थी वहां से अपना काम खत्म होने के बाद वो सीधे सिंघानिया मेंशन ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसने एक लड़की को भागते देखा जिसका पीछा कुछ गुंडे कर रहे थे। ये देख दिया ने टैक्सी ड्राइवर को रिक्वेस्ट की उस लड़की की हेल्प करने के लिए, तो टैक्सी ड्राइवर भी मान गया। वो भी एक अच्छा इंसान था और अभी शायद 26-27 साल का ही होगा। उसने भी मौके की नजाकत को समझते हुए उन दोनों की मदद करने की ठान ली। कभी कभी दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। ये ड्राइवर भी उन्हीं में से एक समझ लो। ड्राइवर टैक्सी को फुल स्पीड से भागा रहा था। मैम, आप लोग मुझे बस रास्ता बताइए, मैं आप लोगों को सही सलामत आपके घर छोड़ दूंगा। दिया ने उसे रास्ता बताते हुए अपना फोन निकाल के नैना को देते हुए कहा, नैना ये पकड़ो फोन और अपने भैया को कॉल करो। नैना ने दानिश को कॉल किया तो दानिश इस वक्त हथियारों को चेक करने में बिजी था। एक दो बार उसका फोन बजा तो उसने अननोन नंबर देख नहीं उठाया।
लेकिन जब बार बार रिंग गई तो उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से नैना की घबराई हुई आवाज और उसकी बात सुन के दानिश का चेहरा डार्क हो गया। वो तुरंत वहां से निकल गया। वालिया मेंशन मामी जी किचन में जा रही थी। पार्थ भी इस वक्त हॉल में ही बैठा हुआ था। उसने मामी जी को देखा तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसे काजल को कही ह्यूबर बात याद आने लगी। लेकिन पार्थ ने कुछ नहीं कहा और वही बैठे हुए ही मामी जी को जाते हुए देखने लगा। मामी जी को चिल्ड वाटर पीने की आदत थी, लेकिन आज किसी भी नौकर ने ना ही उन्हें उनके कमरे में ले जाकर खाना दिया था और न ही पानी, पर भूख उन्हें लगी नहीं थी क्योंकि वो बाहर से ही खा के आई थी, इसीलिए इस बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया। पर उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने नौकरों को आवाज लगाई थी अपने कमरे से, पर किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी। तो थक हार के वो खुद ही पानी पीने किचन में चली आए। नौकरों को गाली देते हुए और कोसते हुए वो किचन में जा रही थी और उनके कदम फ्रिज की तरफ बढ़ गए। लेकिन ये क्या, जैसे ही उन्होंने फ्रिज को हाथ लगाया उन्हें बहुत जोर का एक कट लगा, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और न ही फ्रिज से दूर हो पा रही थी। उनके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी, वो फ्रिज से कट लगने की वजह से चिपक चुकी थी। करीब 10 मिनट हो चुके थे उन्हें फ्रिज से चिपके हुए। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं, लेकिन तभी उन्हें एक जोरदार झटका लगा और वो धड़ाम जमीन और बेहाल होकर गिर पड़ी। उनका शरीर पूरी तरह से सुन पड़ चुका था, शरीर नीला हो चुका था। वही किचन के बाहर अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़े होके पार्थ उन्हें अभी भी अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से देख रहा था। उसी के खाने पर नौकरों ने आज उनके रूम में पानी नहीं रखा था और ये फ्रिज में करंट लगना, ये सब उसी का प्लान था। उसके भाई बहनों को रात में उठने की कोई आदत नहीं थी और अपने पेरेंट्स के रूम में उसने सब कुछ पहले ही रखवा दिया था, जिससे उन्हें रात में उठने की जरूरत ही न पड़े। और स्पेशली वो मामी जी के अवभागत के लिए ही तो इतनी रात में खाना बैठा हुआ था। पार्थ ने किसी को कॉल किया और फिर मामी जी की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो बस शुरुआत है मामी जी, आपने जो भी मेरी मॉम के साथ किया है उसे सूद समेत वापस लूंगा मैं। है एक दर्द, हर एक जख्म का हिसाब आपको देना होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम पता नहीं चला था, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। एक ईवल स्माइल करते हुए पार्थ अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद सन्नी कुछ आदमियों को अंदर लेके आया और मामी जो उठा के उनके कमरे में लेटा दिया गया और फिर फ्रिज से वो तार या सिस्टम हटा दिया गया जिससे मामी को कट लगा था। CH-66 रीत के ख्यालों में पार्थ वही किचन के बाहर अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़े होके पार्थ उन्हें अभी भी अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से देख रहा था। उसी के खाने पर नौकरों ने आज उनके रूम में पानी नहीं रखा था और ये फ्रिज में करंट लगना, ये सब उसी का प्लान था। उसके भाई बहनों को रात में उठने की कोई आदत नहीं थी और अपने पेरेंट्स के रूम में उसने सब कुछ पहले ही रखवा दिया था, जिससे उन्हें रात में उठने की जरूरत ही न पड़े। और स्पेशली वो मामी जी के अवभागत के लिए ही तो इतनी रात में खाना बैठा हुआ था। पार्थ ने किसी को कॉल किया और फिर मामी जी की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो बस शुरुआत है मामी जी, आपने जो भी मेरी मॉम के साथ किया है उसे सूद समेत वापस लूंगा मैं। है एक दर्द, हर एक जख्म का हिसाब आपको देना होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम पता नहीं चला था, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। एक ईवल स्माइल करते हुए पार्थ अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद सन्नी कुछ आदमियों को अंदर लेके आया और मामी जो उठा के उनके कमरे में लेटा दिया गया और फिर फ्रिज से वो तार या सिस्टम हटा दिया गया जिससे मामी को कट लगा था। अब आगे ई दिया और नैना इस वक्त टैक्सी में थी। टैक्सी वाला भी अपनी पूरी रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। दिया दी, ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो घर का रास्ता नहीं है ना? दिया, हाँ ये रास्ता घर का नहीं है, क्योंकि इन गुंडों को तुम्हारे घर का रास्ता जरूर पता होगा, इसीलिए हम ऐसे घर के रास्ते नहीं जा सकते। क्या पता इनके और आदमी भी हो वहां। तुमने अपने भाई को कॉल कर दिया है ना? जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हमें इनसे बचना होगा, दिया ने कहा। लेकिन कब तक मैम, मेरी गाड़ी में अब तेल भी खत्म होने लगा है। ड्राइवर ने कहा, ज्यादा देर तक हम इनसे ऐसे नहीं बच पाएंगे। गाड़ी में तेल खत्म होते ही ये लोग हम पकड़ लेंगे। ये सुन नैना डर के दिया के गले लग गई। जो महसूस कर दिया ने नैना को कस के गले लगा लिया और उसे देखते हुए कहा, नैना कुछ नहीं होगा तुम्हें, देखो मेरी तरफ और अब जो मैं कहने वाली हूं वो सुनो। दिया ने नैना के कान में कुछ कहा, जिसे सुन नैना को आंखें बड़ी हो गई। नैना, नहीं नहीं दिया दी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको मेरी वजह से मैं मुसीबत में नहीं डाल सकती। नो नैना, कुछ नहीं होगा, मुझे ये सब हैंडल करना आता है। देखो मेरी तरफ, दिया ने नैना का चेहरे अपनी तरफ करते हुए कहा। एक सिपाही की बेटी हूं मैं, इसीलिए ऐसी सिचुएशन को तोड़ना और मोड़ना दोनों मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन इस वक्त तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है और उन गुंडों को सिर्फ तुम चाहिए। हमारे पास बस यही एक रास्ता है। ओक, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। दिया ने जैसे तैसे करके नैना को माना लिया। आपका नाम क्या है? दिया ने ड्राइवर से कहा। जी जीवन, ड्राइवर ने कहा। तो जीवन भैया मेरी बात ध्यान से सुने। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक मार्केट एरिया में रुकी जहां कुछ लोग आसपास दिखाई दे रहे थे। टैक्सी में से नैना उतरते हुए एक तरफ भागी और टैक्सी वहां से निकल गई। पीछे जो गुंडे टैक्सी का पीछा कर रहे थे उन्होंने नैना को टैक्सी से उतरते हुए देख लिया। एक गुंडे ने दूसरे से कहा, भाई वो टैक्सी तो उधर गई और लड़की उधर, अब क्या करे?
तो दूसरे ने कहा हमें बस लड़की से मतलब है, टैक्सी से नहीं। वो दोनों ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड थे। उसने सोचा होगा कि उसे यू लोगों के बीच में देख हम छोड़ देंगे उसे, लेकिन अगर आज उसे नहीं पकड़ा ना तो बॉस हमें दुनिया छुड़ा देंगे। लेकिन भाई मैं आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है, पहले वाले आदमी ने कहा। हाँ गड़बड़ तो है, तेरे दिमाग में तुझे समझ नहीं आता कि उसका भाई खुद एक डॉन है। जरूर वो यहाँ किसी वजह से उतरी है, क्या पता उसके भाई ने उसे यहाँ उतरने को कहा हो। इससे पहले कि वो अपने भाई तक पहुंचे पकड़ो उसे कहते हुए गुंडे भी उस तरफ चले गए जहां नैना गई थी। इधर टैक्सी जा ही रही थी कि आगे अचानक से एक ब्लैक कार आके रुकी, जिसकी वजह से जीवन टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी रोकनी पड़ी। आगे गाड़ी को देख दोनों डर गए। मैडम आप अच्छे से बैठे रहिएगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तभी सामने की ब्लैक कार से कुछ लोग उतरे जिनके हाथों में गन्स थी। इन लोगों ने उतरते ही वो बंदूकें टैक्सी की तरफ तान दी। उसमें से बड़े स्टाइल से दानिश डेविड के साथ उतरते हुए अपने हाथों में गन लिए टैक्सी की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोल के टैक्सी ड्राइवर पर गन तान दी। ये देख पीछे बैठे नैना ने जल्दी से बाहर निकलते हुए दानिश को रोकते हुए कहा, भैया नो, इन्होंने तो हमारी जान बचाई है, ये हमें घर लेके जा रहे थे, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, ये बेकसूर है। और जाके दानिश के गले लग जाती है। जीवन बेचारा तो डर के मारे बंदूक देख सुन्न ही हो गया था। नैना को सिर्फ देख दानिश की जान में जान आती है। बच्चा तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? दानिश ने उसे ऊपर से नीचे चेक करते हुए कहा, भाई मैं ठीक हूं। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती दानिश की नजर उसके कपड़े पर पड़ी। दानिश ने नैना को देखते हुए कहा, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? ये तेरे तो नहीं है, ये दिया दी के कपड़े हैं भाई। उन्होंने मुझे बचाने के लिए मेरे साथ अपनी ड्रेस एक्सचेंज कर ली और मेरी जगह वो उन गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए वो रास्ते में ही उतर गई और मैं टैक्सी में इधर आ गई। वो गुंडे मुझे समझकर उनका पीछा कर रहे हैं। नैना ने सारी बात दानिश को बता दी कि कैसे दिया ने उसे बचाया और उसकी ड्रेस पहन के वो ही रास्ते में उतरी थी। उसका प्लान काम कर गया और गुंडे उसे में असमझ उसके पीछे चले गए। भाई प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए, प्लीज भाई, नैना ने रोते हुए कहा। तो दानिश ने उसे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सिफिली घर भेज दिया और खुद डैनी के साथ दिया को ढूंढने निकल गया। नैना ने उसे वो जगह बताई जहां दिया उतरी थी। बॉस आपको नहीं लगता कि जिसने भी नैना को किडनैप करने के लिए गुंडों भेजा था वो आज के कंसिंगमे से जुड़ा हुआ है? उसने जानबूझ के आज के ही दिन नैना को किडनैप करना चाहा ताकि आपको रोक सके। दानिश जानता हूं, लेकिन पहले फिलहाल हम दिया को ढूंढना है और फिर उन लड़कियों को भी आज ही बचाना है। और ये होके रहेगा। वालिया मेंशन पार्थ अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो इस वक्त किसी से फोन पे बात कर रहा था कि कल तक उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट उसके में चाहिए। कह के उसने फोन काट दिया और बेड पर लेट गया। अब तक मैं तुम्हारे बारे में जानना नहीं चाहता था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें जानना जरूरी हो गया है। मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना है या नहीं ये तुमसे मिलके ही डिसाइड करना होगा। तुम्हारी मर्जी भी जानना जरूरी है। बहुत देर तक पार्थ ऐसे ही खुद से बातें करते हुए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। इधर रीत आज बहुत खुश थी, फाइनली आज उसे वो मिल गया था जिसकी वजह से वो इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रही थी। अपने भाई का इलाज कराने के लिए पैसे। उसे खुशी थी कि अब उसके भाई का इलाज हो जाएगा। आज वो पार्थ को मन ही मन बहुत थैंक यू कह रही थी और कल ऑफिस में भी जाके पर्सनली उसे थैंक यू बोलना चाहती थी। क्या मुझे सर के लिए कुछ मीठा बना के ले जाना चाहिए? आखिर थैंक यू खाली हाथ थोड़े ने बोलते हैं, रीत ने मन में कहा। पारुल इस वक्त सो चुकी थी, इसीलिए उसके ख्यालों से बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। वो बहुत देर से पार्थ के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे पार्थ ने हमेशा उसकी मदद की जब भी उसे जरूरत थी। कब से वो उससे मिली है, पार्थ ने ही उसकी मदद की। पहले जॉब दी, रहने के लिए फ्लैट दिया, यहाँ तक कि दिन का खाना भी वो उसी के साथ खाता था, जिससे उसकी डाइट अब काफी अच्छी हो गई थी। और अब इतना बड़ा लोन बिना किसी गारंटी के दे दिया। उसे आज पार्थ की हर बात याद आ रही थी और उन बातों को याद करके उसके चेहरे पे स्माइल आ रही थी, जिसका पता उसे खुद भी नहीं था। वो पार्थ के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। ये कौन से नए जज्बात उसके दिल में पनप रहे थे जिसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं था। पार्थ के ही ख्यालों में खोए हुए कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। क्या समय रहते दानिश बचा लेगा दिया को? क्या सच में पार्थ को अब रीत के बारे में पता चल जाएगा? क्या रीत को हो रहा है पार्थ से प्यार? डन। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एपिसोड 67 व्योम की खुशी। पार्थ का धड़का दिल। वो बहुत देर से पार्थ के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे पार्थ ने हमेशा उसकी मदद की जब भी उसे जरूरत थी। कब से वो उससे मिली है, पार्थ ने ही उसकी मदद की। पहले जॉब दी, रहने के लिए फ्लैट दिया, यहाँ तक कि दिन का खाना भी वो उसी के साथ खाता था, जिससे उसकी डाइट अब काफी अच्छी हो गई थी। और अब इतना बड़ा लोन बिना किसी गारंटी के दे दिया। उसे आज पार्थ की हर बात याद आ रही थी और उन बातों को याद करके उसके चेहरे पे स्माइल आ रही थी, जिसका पता उसे खुद भी नहीं था। वो पार्थ के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। ये कौन से नए जज्बात उसके दिल में पनप रहे थे जिसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं था।
पार्थ के ही ख्यालों में खोए हुए कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अब आगे अगली सुबह आज की सुबह कुछ अलग थी। क्यों? ये आपको आगे पता चलेगा। हॉस्पिटल में दिया हॉस्पिटल बेड पे बेहोश लेटी हुई थी। उसी के रूम में सोफे पे दानिश लेटा हुआ था। अचानक उसकी नींद उसके फोन के रिंग से टूटी। जब दानिश की नींद टूटी तो उसकी आंखें लाल थी जैसे उसकी नींद पूरी ही न हुई हो। अपनी लाल आंखों से उसने अपना फोन देखा और पिक करके बात करने के बाद उसने बेड पर लेटी हुई दिया को देखा जिसे अभी तक होश नहीं आया था। दानिश ने अपना सिर हिलाया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि दिया नींद में ही अपना हाथ हिला रही थी जिससे उसकी हाथों में लगी ड्रिप भी हिल रही थी जिससे उसे चोट लग सकती थी। तुरंत दानिश ने दिया के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी ड्रिप ठीक करने लगा कि तभी दिया की भी होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने उसे दानिश का चेहरा दिखाई दिया। दिया ने मुंह बनाते हुए दानिश को देखा। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रही है। उसने दानिश के चेहरे को छूते हुए कहा, ये भस्मासुर तो पहले ऑफिस में ही मेरा जीना हराम करता था, आज मेरे सपने में भी आके मेरी नींद खराब करना चाहते हैं। दिया ने मुंह बनाया और फिर से अपनी आंखें बंद करने लगी। दानिश उसकी सारी हरकतें देख और सुन रहा था। दिया जब फिर से अपनी आंखें बंद करने लगी तो दानिश ने कहा, मिस झांसी की रानी, सपने की दुनिया से बाहर आओ, नींद से जागो और उठो। कल रात से कुंभकर्ण की नींद ले रही हो, पूरी नहीं हुई अभी तक। दानिश ने अपने हाथों को फोल्ड करते हुए दिया को देखते हुए कहा। ये सुन दिया को रिलीज हुआ कि ये उसका सपना नहीं, सच में दानिश यहाँ है। वो झट से उठ के बैठने को हुई तो उसके मुंह से आहा हल्की चीख निकल गई। दानिश, आराम से क्या कर रही हो? कल रात तुम्हारी झांसी की रानी बनने की वजह से ही ये तुम्हारा हाल हुआ है। दानिश ने दिया को ठीक से बैठते हुए उसके पीछे एक पिलो लगाया। दिया ने मुंह बनाते हुए दानिश को देखा। हाँ तो आप क्या चाहते हैं? मैं अपनी जान उन गुंडों के हाथों जाने देती। आपको नहीं पता मेरे पापा? हाँ पता है, तुम्हारे पापा आर्मी में थे, उन्होंने तुम्हें झांसी की रानी बनाया है। तुम कहाँ पीछे रहने वाली हो? लेकिन कल इसी चक्कर में तुम्हारी जान चली जाती। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो अब तक तुम भी शहीद हो चुकी होती। जो सुन के दिया का मुंह बन गया। दिया को कल रात को बात याद आई कि कैसे वो गुंडों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए और नैना को वहां से सिफिली निकालने के लिए उसने नैना के साथ अपनी ड्रेस चेंज की थी। जब गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें उल्लू बनाया गया है, गुस्से में उन्होंने उसे जान से मारने की कोशिश की। अपने आप को बचाने के लिए दिया ने फाइट की, लेकिन वो लोग ज्यादा थे इसीलिए वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई उनके सामने और उन्होंने एक डंडे से दिया के सिर वो वार किया था। वो तो उसे शूट करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते दानिश वहां पहुंच गया था और उसने दिया को बचा लिया और टाइम पे हॉस्पिटल ले आया था। दानिश दिया को हॉस्पिटल लाने के बाद वहां से जाना चाहता था क्योंकि उसे कंसीगमेंट को भी रोकना जरूरी था, लेकिन जब तक डॉक्टर्स दिया को चेक करके ये कंफर्म नहीं किया को वो सेफ है उसके बाद ही दानिश वहां से गया था। फाइनली दानिश सुबह के 5 बजे हॉस्पिटल वापस आया था। उसने सभी लड़कियों को भी बचा लिया था। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। वो पूरी रात नहीं सोया था, इसी वजह से उसकी आंखें भी लाल थी। उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन दिया उसकी जिम्मेदारी थी, उसे छोड़ के वो घर नहीं जा सकता था। आखिर एक बार फिर से दिया ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था। वो अभी यहाँ अकेला ही था। उसने डेविड को भी घर भेज दिया था। अब शांत रहो, दानिश ने कहा। तब तक डॉक्टर्स भी दिया को चेक करने रूम में आ गए। डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद कहा कि वो उसे घर के जा सकता है, बस थोड़े देखभाल की जरूरत है। दानिश ने बस हम कहा। वालिया मेंशन पार्थ जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो उसे हॉल में से खूब जोर जोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो नीचे पहुंचा तो तभी किसी ने उसे आके एक जोर से गले लगा लिया। कुछ पल के लिए वो भी हैरान हो गया क्योंकि ये सब बहुत ही अचानक हुआ था, लेकिन फिर उसने देखा तो वो उसका छोटा भाई व्योम था जो उसके गले से चिपका हुआ था। क्या कर रहे व्योम, सुबह सुबह ऐसे गील कौन लगता है? पार्थ ने कहा। हाँ भाई देखो ना, कब से इसने हम सबको यहाँ इकट्ठा कर रखा है और बंदर की तरह उछल और नाचे जा रहा है बस, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि इसके ऐसे नाचने की वजह क्या है। व्योम बताओगे हुआ क्या है? अब तो भाई भी आ गए, ऋषि ने कहा। व्योम नाम पुकारते हुए सौरभ जी ने भी कहा। कविता जी भी वही सोफे पर बैठी हुई थी, मतलब उसने सबको हाल में इकट्ठा कर लिया था, बस पार्थ को ही बुलाने जा रहा था। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग ही गैस की क्या खुशी की बात हो सकती है जिसकी वजह से मैं इतना खुश हूँ? व्योम ने एक सीटेंटमेट से कहा। उसके चेहरे की खुशी देख के साफ पता चल रहा था कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। तुम फर्स्ट तो नहीं आ सकते क्योंकि तुम पास हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, सौरभ जी ने कहा। तो व्योम का मुंह बन गया और बाकी सब मुस्कुरा उठे। ओहो डैड, फर्स्ट आने वो भी मैं इतना खुश नहीं होऊंगा, और वैसे भी अभी हमारे एग्जाम्स में टाइम है। कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हाँ तो नहीं कह दिया तुम्हें? कृति ने कहा। तो सब घूर के व्योम को देखने लगे, जिसे महसूस कर व्योम झट से बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मोटी तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। तो क्या तेरी लॉटरी लग गई है व्योम? अब बता भी दे, पहेलियां मत बुझा, ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा। उसका भाई करीब आधे घंटे से ये सस्पेंस क्रिएट किए बैठा था, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
यू गॉट द ब्रेक इन फिल्म, पार्थ ने अपने जेब के पॉकेट में हाथ डाले हुए ही कहा। ये सुन सभी पार्थ की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी उसने क्या कहा। पार्थ ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, व्योम ने एक बार फिर से पार्थ को जाके गले लगा लिया और इस बार उसके गालों पे एक किस भी कर दी, जिससे पार्थ उसे घूर के देखने लगा तो व्योम ने उसे अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, भाई यू आर ग्रेट, अगर आप नहीं कहते तो मैं ऑडिशन नहीं देता, और ऑडिशन नहीं देता तो मुझे आज ये इतना बड़ा ब्रेक नहीं मिलता, सो हैप्पी, थैंक यू सो मच भाई, व्योम ने खुश होते हुए कहा। तो पार्थ ने भी मुस्कुराते हुए उसके बालों में प्यार से अपना हाथ फेरा और कहा, जाओ जाके मॉम डैड का आशीर्वाद ले लो। व्योम औक और जाके उसने अपने माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद लिया। घर में इस वक्त सभी लोग बहुत खुश थे व्योम की खुशी में। ओए बंदर, तुझे इतना बड़ा ब्रेक मिला है, मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, समझा कृति ने कहा। व्योम मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल जा, तू भी क्या याद करेगी कि तेरा भाई कितना दिलदार है। ये सुन कृति खुश हो गई, लेकिन तभी व्योम ने कहा, तुझे मेरी वो येलो हुडी और ग्रीन टी शर्ट पसंद आई थी ना, जिसे तू मुझे बिना पूछे पहन लिया करती थी, आज से वो तेरी हुई, जा ऐश कर। क्या? ये सुन के कृति का मुंह बन गया और बाकी सब हंसने लगे। खुराना हाउस ई जहां वालिया मेंशन में सब खुश थे, तो वही यहां साहिल अपना सारा गुस्सा व्योम की फोटो को पंचिंग बैग पे लगा के उतर रहा था। वो लगातार 5 किए जा रहा था। ये ठीक नहीं हुआ, मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी वो व्योम मेरे हाथ से मेरा रोल छीन के ले गया, कह के व्योम ने एक पूछ फोटो पे मारा। साहिल को भी उसी मूवी में रोल मिला था, लेकिन विलन का। अब विलन को तो विलन का ही रोल सूट करता है ना भाई। च करते हुए सौम्या वहां आए। क्या हुआ साहिल, इस बार तुम्हारी प्लानिंग काम नहीं की? हम तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत सोर्स है, तुम्हारे पास सबकी कमजोरी होती है, तो फिर इस बार तुम उस कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाए क्या? सौम्या ने साहिल को ताना मारते हुए कहा। साहिल अभी भी बैग को पंच किया जा रहा था। अब इस बेजान चीज पर गुस्सा निकल के क्या फायदा साहिल? तुम मेरे जाके पे नमक छिड़कना बंद करो, समझी? जिससे प्यार करती हो वो तो तुमसे संभालता नहीं, कम से कम उसे जाके संभालो जो तुमसे प्यार करता है, वरना कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अगर तुम उस दिन मंडप से भागी न होती तो आज ये पिक्चर भी मेरी होती और पार्थ का सब कुछ तुम्हारा। लेकिन अब देखो, जिसके लिए तुम भागी थी उसका तो कोई पता नहीं है, उल्टा टीम घर की इस 4 दीवारी में ही मर जाओगी। तो अच्छा होगा कि तुम खुद की हालत सुधारने में ध्यान दो और मेरे जले पे नमक मिर्च मसाला छिड़कना बंद करो। कहते हुए साहिल ने अपने हाथ की पत्तियां खोली और सौम्या के हाथों में थमा के चला गया। इन दोनों भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही था, एक दूसरे को टोंट मार के ही उनका प्यार जताने का तरीका था। सौम्या वही खड़े खड़े साहिल की बातों को सोचने लगी। वालिया इंडस्ट्रीज ई। पार्थ आज ऑफिस जल्दी आ गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इंतजार नहीं हो रहा था। आज उसे जल्द से जल्द जानना था कि उसकी वाइफ कौन है। कमाल है, पहले तो ये जानना नहीं चाहता था और आज इसे इतनी एक्साइटमेंट भी है। तभी बाहर से किसी ने केबिन का डोर नॉक किया तो पार्थ ने जल्दी से यस कहकर उसे अंदर आने को कहा, जैसे उसे उसी का इंतजार था। सर, ये जो आपने लाने को कहा था। उस आदमी ने वो एनवलप पार्थ की तरफ बढ़ा दिया। पार्थ ने वो एनवलप लिए और फिर उस आदमी को जाने के इशारा किया। उस आदमी के जाने के बाद पार्थ ने उसे लिफाफे को देखा, लेकिन उसे खोलने के ख्याल से ही उसी धड़कने बढ़ रही थी। उसका दिल इस वक्त धक धक कर रहा था। ये मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? पार्थ ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा। सो गाइस, फाइनली कल आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। पार्थ को अपनी पत्नी रीत के बारे में पता चल जाएगा। क्या होने वाला है आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। उस आदमी के जाने के बाद पार्थ ने उसे लिफाफे को देखा, लेकिन उसे खोलने के ख्याल से ही उसी धड़कने बढ़ रही थी। उसका दिल इस वक्त धक धक कर रहा था। ये मुझे ऐसा अजीब सा फील क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? पार्थ ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहा। अब आगे ई फाइनली हिम्मत करते हुए पार्थ ने एनवलप खोल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट बाहर निकाला और उसे देखा। और ये क्या, उसे देखते ही उसकी आंखें अपने नॉर्मल साइज से बड़ी हो गई। वो इस वक्त अपनी चेयर पे बैठा हुआ था, लेकिन सर्टिफिकेट देखते ही वो अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट पे लिखा नाम और फोटो देख के उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। करीब 10 मिनट तक पार्थ उस सर्टिफिकेट को घूरता रहा, जैसे उसे इस पर विश्वास ही न हो रहा हो। पार्थ ने कुछ सोचते हुए जल्दी से अपना फोन निकालते हुए किसी को कॉल किया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सर्टिफिकेट जो तुमने मुझे लाके दिया है वो बिल्कुल सही है? पार्थ ने पूछा। उधर से कुछ कहा गया जिससे पार्थ को यकीन हो गया कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन पार्थ अभी भी हैरान परेशान होकर सरप्राइज था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सच में कोई कोइंसिडेंट है या फिर एक बार फिर से मेरे साथ कोई साजिश हो रही है और इस बार मेरे पिछले जन्म से हर चीज बहुत अलग हो रही है? तो क्या ये इसी वजह से हो सकता है? पार्थ ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, पार्थ ने कहा और अपने चेयर पे बैठ गया। लेकिन जब सामने पार्थ ने अपना सिर उठा के देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी रीत ही खड़ी थी। जी हाँ, पार्थ ने मैरिज सर्टिफिकेट पे जिसका नाम और फोटो देखा वो किसी और की नहीं बल्कि रीत की ही थी। आज तक जो उसकी सेक्रेटरी थी, आज वो उसे अपनी पत्नी के रूप में जान रहा था। तुम? पार्थ ने सरप्राइज होकर रीत से कहा। उसने ऐसे अचानक से रीत का आना एक्सपेक्टेड नहीं किया था।
इसीलिए वो सरप्राइज हो गया। रीत इस बात से अनजान कि पार्थ के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। उसके चेहरे पे इस वक्त 440 वॉट की खुशी झलक रही थी, जो उसके चेहरे और उसकी मुस्कुराहट से ही पता चल रहा था। जी सर, मैं आपको थैंक यू बोलने आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आपको थैंक यू कहूँ सर। मैं आपको नहीं पता सर आपने मेरे लिए क्या किया है। आपने मेरे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर दी। मैं आपको जितना थैंक यू कहूँ उतना कम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। रीत बस आज सच्चे दिल से अपने फीलिंग्स बोले जा रही थी। उसके अंदर पारौत के लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञता का भाव था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन शब्दों से पार्थ को थैंक यू कहे। पार्थ बिना किसी भाव के उसकी बात सुने जा रहा था। वो इस वक्त इमोशनलेस था। उसके चेहरे को देख कोई नहीं बता सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। सर, मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकती जो आपने मेरे लिए किया है, इसीलिए बस आपको थैंक यू बोलना था, तो मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए ये गुलाब जामुन बनाए हैं। रीत ने एक स्टील का टिफिन पार्थ के आगे करते हुए कहा, लेकिन पार्थ को तो रीत बातें जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। रीत उसे कब से पुकारे जा रही थी। सर आप ठीक तो है ना सर? रीत ने पार्थ को पुकारा। आर यू मैरिड? अचानक से पार्थ ने रीत से सवाल पूछा और उसकी तरफ देखने लगा। पहले तो रीत को सवाल समझ नहीं आया, वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि पार्थ उससे क्या पूछा रहा है, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जो खुशी उसके चेहरे पे दिखाई दे रही थी वो अचानक से उसकी जगह डर और घबराहट ने ले ली, क्योंकि रीत की शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता था और उसने अपने रिज्यूमे में भी अनमैरिड भरा था। और पार्थ का सवाल का मतलब ये था कि पार्थ को उसकी शादी के बारे में पता चल गया था। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पार्थ को क्या जवाब दे। वो जिसे अपने पति का नाम तक नहीं पता था, क्या उसके लिए सच में ये शादी एग्जिस्ट करनी चाहिए? क्या दुनिया में ऐसे रिश्तों को माना जाता है? क्या उसे खुद को मैरिड कहना चाहिए? ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका जवाब रीत कब से जानना चाहती थी, लेकिन इन सब के जवाब उसके पास नहीं थे। लेकिन इस वक्त वो पार्थ से क्या कहे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। उसे पार्थ से झूठ बोलने में भी डर लग रहा था और सच क्या है ये वो उसे बता नहीं सकती थी। कौन ही विश्वास करेगा कि उसे अपने होपाती का नाम नहीं पता। रीत के एक्सप्रेशन देख पार्थ समझ गया था कि रीत इस बात को एक्सेप्ट करने में डर रही है। आई आस्क्ड यू समथिंग, पार्थ ने अपनी कोल्ड वॉइस में पूछा। तो इस बार रीत ने अपनी गर्दन झुकाए डरते हुए ही अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। तो फिर तुमने अपने रिज्यूमे में झूठ क्यों लिखा था कि तुम अनमैरिड हो? क्या जवाब देगी रीत अर्थ के सवालों का? क्या अर्थ कर लेगा रीत को एक्सेप्ट? तो इस बार रीत ने अपनी गर्दन झुकाए डरते हुए ही अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया। तो फिर तुमने अपने रिज्यूमे में झूठ क्यों लिखा था कि तुम अनमैरिड हो? अब आगे ई रीत को तो जैसे काटो तो खून नहीं। आखिर वो क्या जवाब दे? वो तो पार्थ को यहाँ थैंक यू कहने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि पार्थ उससे ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब उसको देना मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं मैं, क्या जवाब दूं सर को? रीत ने मन में कहा। उसके मन की असमंजसता उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? अर्थ ने एक और सवाल पूछा। रीत जी कंफ्यूजन से पार्थ की तरफ अपनी गर्दन उठा के देखते हुए कहता है, ये आज सर को हो क्या गया है? इन्हें मेरे शादीशुदा जीवन में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? रीत ने मन में सोचा। सर वो क्या? रीत मैंने कुछ पूछा है, सीधे जवाब दो। ये लड़की कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ऐसे खड़ी है जैसे इसे सांप सूंघ गया हो, पार्थ ने मन में कहा। रीत, हे भगवान प्लीज मुझे इस सिचुएशन बचा लीजिए। प्लीज मैं क्या कहूं आखिर? सर से प्लीज कोई मसीहा भेज दो मुझे बचाने के लिए। और भगवान ने रीत की प्रार्थना सुन भी ली। उसी वक्त केबिन का डोर नॉक हुआ और बाहर से गौरव अंदर आया। सर ये इस फाइल पर आपके साइन चाहिए थे, गौरव ने फाइल को पार्थ के आगे रखते हुए कहा। लेकिन उसे कुछ ही सेकंड में महसूस हुआ कि केबिन का माहौल इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा। जब उसने ध्यान दिया तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पार्थ, गौरव, जी सर। पार्थ, क्या तुम्हें पता था कि मीज रीत मैरिड है? ये सुन के तो गौरव भी चौंक गया। रीत की शादी की बात सुन के नहीं, बल्कि ये बात पार्थ को पता चल गई ये जान के। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी सर मुझे अच्छे से पता था कि रीत की शादी हो चुकी है। पार्थ, अगर तुम्हें पता था तो इसके रिज्यूमे में ये डिटेल मेंशन क्यों नहीं है? पार्थ ने सख्ती से पूछा। गौरव ने एक नजर पार्थ को देखा और फिर रीत की तरफ देखा जो इस वक्त किसी भीगी बिल्ली की तरह वहां खड़ी थी। अगर वो थोड़ी देर और वहां खड़ी रही तो शायद रो देगी। रीत तुम बाहर जाओ, मुझे सर से कुछ बात करनी है। गौरव ने बिना पार्थ की परमिशन के रीत को वहां से बाहर भेज दिया। पार्थ ने ये देख उसकी भौहें उचका दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। सर आई नो कि आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त कि मैंने आपसे रीत के बारे में ये बात क्यों छुपाए। लेकिन सर मैंने ये बात इसलिए रीत को अपने रिज्यूमे में मेंशन करने के लिए कहा था क्योंकि। कहते हुए फिर गौरव ने रीत के बारे में सब कुछ बता दिया जो भी पारुल ने उसे रीत के बारे में बताया था। गौरव, तो सर आप ही बताइए कि आखिर रीत आपको क्या ही जवाब देती कि उसकी शादी हुई है या नहीं, या फिर किससे हुई है? अस बेचारी को तो खुद भी नहीं पता उसके पति का नाम। मुझे तो समझ नहीं आता, जब लोगों को रिश्ता निभाना ही नहीं होता तो लोग शादी ही क्यों करते हैं? अपने घर के इज्जत बचाने के लिए लोग किसी को भी बाली का बकरा बना देते हैं।
अब गौरव इमोशंस में बह के कुछ ज्यादा ही बोले चले जा रहा था। वो पार्थ के सामने उसी की बुराई कर रहा था। गौरव को बात सुन के पार्थ की आंखें छोटी हो गई। गौरव, सर मुझे तो ऐसे लोगों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा, इससे पहले कि वो और कुछ कहता। पार्थ, स्टॉप इट, बहुत हुआ, अब जाके अपना काम करो, पार्थ ने उसे कहा। गौरव अपनी मुंडी हिलाते हुए बाहर चला गया। उसके जाने के बाद पार्थ ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर अपनी चेयर पे टिका के बैठ गया। कुछ मिनट बाद पार्थ ने अपना फोन निकालने किसी को कॉल किया। मैं तुम्हें एक नाम और फोटो भेज रहा हूं, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। गॉट इट कहते हुए पार्थ ने फोन रख दिया। ये सब सोच के उसके सिर में दर्द महसूस होने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी पत्नी से ऐसे मिलेगा। इतने दिनों से वो उसके सामने थी और उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। पार्थ रीत पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन पिछले बार की हुई गलतियों की वजह से उसका दिमाग उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। हालांकि उसने लास्ट लाइफ में अपनी वाइफ को भी अपने दुश्मनों का शिकार होते हुए देखा था, लेकिन इस बार बहुत सारी चीजें बदली हुई थी, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज था और अपने डाउट को क्लियर करना चाहता था। उसके बाद ही वॉन किसी नतीजे पे पहुंचना चाहता था। एक बार धोखा खाने के बाद इस बार उसका दिल किसी और पर विश्वास करने से डर रहा था। रॉकी के होटल में रॉकी इस वक्त गुस्से से बौखलाया हुआ था। उसके सामने कुछ लोग जमीन पर बेसुध से लेटे हुए थे। उसके शरीर से खून बह रहा था। देख के पता चल रहा था कि उन्हें अच्छे से कुटा गया है। रॉकी ने अपना सारा गुस्सा उन पर निकला था। एक लड़की नहीं पकड़ी गई तुम लोगों से, एक लड़की, तो फिर किस काम के हो तुम लोग मेरे लिए? इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने उस डैनी को मात देने के लिए, लेकिन टीम लोगों की वजह से मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। तुमसे बच के वो उसकी बाहें निकल गई और वो डैनी उन लड़कियों को भी चुरा के ले गया हमारे हाथ से। रॉकी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। सर हम तो उस लड़की को पकड़ हो के थे, अगर बीच में वो दूसरी लड़की अपनी टांग नहीं अड़ाती तो पता नहीं वो बीच में कहां से आ गई, और उसने बड़ी ही चालाकी से उसे बचा लिया। उस लड़की के साथ अपनी जगह बदल ली उसने और हम गुमराह कर दिया। ये वही गुंडे थे जो नैना को पकड़ने के लिए गए थे। चुप, रॉकी ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, तुम्हारी वजह से मेरा जो करोड़ों का नुकसान हुआ है वो वापस नहीं आएगा, समझे? और उसकी कीमत तो तुम लोगों को चुकानी ही पड़ेगी ना। मेरे नुकसान की भरपाई तो तुम लोगों के औकात के बाहर है, इसीलिए सजा तो मिलेगी और वो है सजाए मौत, रॉकी ने कहा और एक बार में ही सारी गोलियां उन सबके सीने में खाली कर दी। लेकिन उसका गुस्सा अभी तक भी शांत नहीं हुआ था। पता करो कौन थी वो लड़की जो मेरे और मेरे मकसद के बीच में आई है, इसकी कीमत उसे भी चुकानी पड़ेगी, रॉकी ने गुस्से से कहा और किसी को कॉल करके आने को कहा। वालिया मेंशन दोपहर होने को आई थी, लेकिन मामी जी को अभी तक होश नहीं आया था। रात में बिजली का झटका कहने के बाद वो अभी भी बेहोश ही थी। एक नौकर को पार्थ ने उनका ध्यान रखने के लिए कहा था। अब वो उन्हें इतनी जल्दी कैसे सजा दे सकता था? उन्हें तो धीरे धीरे रोज सजा मिलेगी, उसके लिए उनका ठीक होना भी तो जरूरी है ना। अभी तक उनके बारे में किसी को घर में नहीं पता चला था। आकांक्षा भी रात में अपनी फ्रेंड के घर नाइट आउट के लिए गई हुई थी, इसीलिए उसे भी अभी अपनी मॉम के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो भी अभी तक घर नहीं आई थी। कविता जी की तबीयत की वजह से अपने कमरे में ही रहती थी, इसीलिए बाहर के बारे में उन्हें कुछ खबर नहीं थी। CH71 मंथ 1 महीने बाद वालिया मेंशन ई। सुबह का टाइम था। डाइनिंग टेबल पे सभी लोग बैठ के अपना अपना नाश्ता कर रहे थे। तो भाई आज की पार्टी कैंसल, व्योम ने खाना कहते हुए ऋषि की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन जवाब ऋषि के बदले पार्थ ने दिया। पार्थ, ठीक है तुम्हारे लिए कैंसल, तुम्हारा मन नहीं है तो तुम मत आना पार्टी में, पार्थ ने भी अपना नाश्ता करते हुए कहा। व्योम बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोला। भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं मेरी ही घर की आरती में क्यों नहीं आऊंगा? हाँ तो तूने ही अभी कहा ना कि पार्टी कैंसल, तो इसीलिए भाई ने तुझे ही आने से मना कर दिया, कृति ने व्योम को चिढ़ाते हुए कहा। तू तो चुप कर मोती कही की। भाई मैं तो बस इसीलिए बोल रहा था क्योंकि पार्टी की कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही है। आई मीन ऋषि भाई के लिए ये पार्टी रखी जा रही है क्योंकि उन्होंने खुद अकेले अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हैंडल किया है। आप उनके और कंपनी के सक्सेसफुल होने की खुशी में ये पार्टी दे रहे हो, तो पार्टी कोई छोटी मोटी तो होगी नहीं ना। आखिर वालिया की पार्टी है, शानदार होगी, लेकिन मुझे कहीं भी कोई तैयारी नजर क्यों नहीं आ रही? व्योम ने इधर उधर देखते हुए कहा। इसीलिए तो कहती हूं तुम बुद्धा हो, कृति ने कहा तो व्योम उसे घूर के देखने लगा। बुद्धू, जब तुझे इतना पता है कि पार्टी बड़ी होगी तो क्या इतना कॉमन सेंस नहीं लगाया कि पार्टी कहीं और भी हो सकती है? तभी व्योम ने कृति के सिर पे तपली मारते हुए कहा। गधा मैं नहीं, गधी तो है, मुझ में इतना कॉमन सेंस है, समझी? मेरे कहने का मतलब ये है कि घर में किसी के भी अंदर मुझे पार्टी के लिए कोई भी एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही। किसी ने भी अब तक कोई भी कपड़े वगैरह कुछ नहीं खरीदा और आज ही पार्टी है। मैं वो कह रहा हूँ घर पे रहोगे तो पता चलेगा ना। ये सब पार्थ भाई हम सब के लिए पहले ही इंतजाम कर चुके हैं। भाई ने मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल ड्रेस डिजाइन करवाई है और आज खुद ब्यूटिशियन आएगी मुझे तैयार करने, और बाकी सबके लिए भी भाई ने खुद ही सब कुछ रेडी करवा दिया है।
तो फिर हमें क्या जरूरत है शॉपिंग पे जाने की? तुम्हें पता है भाई ने मेरे लिए पहले ही बहुत सारी ड्रेसेज और एक सीरीज मंगवा के मेरे क्लोजेट रूम में रखवा दी है। ये सब कहते हुए कृति की आंखें चमक रही थी, क्योंकि जब से पार्थ का रिबॉर्न हुआ था तब से वो अपने फैमिली का पूरा ध्यान रख रहा था। उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को खुद पूरा कर रहा था। उनके मांगने से पहले वो चीज उनके सामने हाजिर हो जाती थी। पिछली बार जो लाड़ प्यार वो अपने भाई बहनों को वो नहीं दे पाया था, इस बार वो सब वो से रहा था। कृति तो बहुत ज्यादा खुश थी। आखिर किस बहन को अपने भाई की तरफ से ऐसी पैम्परिंग पसंद नहीं आएगी। और पार्थ उसे बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ट्रीट करता था। इन एक महीने में पार्थ अपनी फैमिली के और भी ज्यादा क्लोज हो गया था। अपनी फैमिली को हर तरीके से खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये सक्सेस पार्टी भी वो ऋषि को सभी बड़े बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने और उसकी काबिलियत बताने के लिए ही रखा था। इस बार वो अपने भाई को बहुत आगे बढ़ते हुए और काबिल बनते देखना चाहता था। पिछले जन्म में उसकी वजह से उसके भाई को डर डर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ा था, लेकिन इस बार वो सब कुछ बदल देना चाहता था। व्योम को भी फिल्म मिलने के साथ साथ और भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जैसे ब्रांड एम्बेसडर, बड़े बड़े मॉडलिंग शोज के शो स्टॉपर का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल रहे थे। एंड ओबियसली ये सब पार्थ को वजह से ही था, लेकिन वो ये सब बिना किसी को पता चले हो कर रहा था। आखिर पिछली बार उसने ये सब दूसरी के लिए किया था, तो अपने भाई के लिए क्यों नहीं? और इन सब के साथ साथ वो व्योम को उसकी स्टडीज पे भी फोकस करने के लिए कहता था। और व्योम भी चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो अपनी स्टडीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही कुछ बिजी रहने लगा था, जिससे घर में भी सबके साथ उसका इंटरेक्शन कम ही होता था और कृति के साथ नोक झोंक भी नहीं होती थी। लेकिन यही समय था उसका अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। आखिर पार्थ उसका रोल मॉडल था, तो कैसे उसकी बात नहीं मानता। कुल मिला के पार्थ की फैमिली लाइफ तो इस वक्त बहुत ठीक हो गई थी और यहाँ कोई नजर लगाने वाला भी नहीं था, क्योंकि पार्थ मामी जी को हॉस्पिटल से घर आने ही नहीं देता था। दरअसल मामी जी जैसे ही किसी एक हादसे से उभरती थी तो उनके साथ दूसरा हादसा हो जाता था, जिससे हॉस्पिटल में ही उनका परमानेंट बेड पार्थ ने बुक करवा दिया था। अब वो इस सजा के काबिल भी थी। कविता जी के साथ इतना सब कुछ किया जाने के बाद पार्थ क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देता? आकांक्षा भी अपनी मॉम की देखभाल के लिए ज्यादातर वही रुकती थी। कविता जी और सौरभ जी भी बहुत खुश थे। इधर रीत के भाई का भी इलाज अच्छे से हो गया था और वो भी अब ठीक होके अपने घर आ गया था, यानी रीत के फ्लैट पे ही उसके और पारुल के साथ ही रहता था। खुराना मेंशन में बिल्कुल इसके उल्टा था। पार्थ की वजह से साहिल और सौम्या के हाथ में जो प्रोजेक्ट्स थे वो सब पार्थ ने उनसे छीन लिए थे, जिसका पता उन्हें नहीं था कि पार्थ ने ही ये सब किया है। साहिल को तो शक था, लेकिन सौम्या अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। वो फिलहाल अब फिर से पार्थ को अपने पीछे पीछे घुमाने और उसे अपने पीछे पागल बनाने के सपने देख रही थी। इस एक महीने में उसकी बात रंजित से तो नहीं हुई थी, लेकिन पार्थ से कभी कभी हुई थी और पार्थ बस उससे थोड़ी बहुत बातें करके फोन रह देता था, क्योंकि उससे उसके साथ ज्यादा नाटक नहीं कर होता था। पार्थ भी इतनी आसानी से सौम्या को कहा जाने दे सकता था, इसीलिए उसे अभी ये नाटक थोड़ा दिन कंटिन्यू करना पड़ रहा था। आखिर वो भी उसे वही दर्द देना चाहता था जो उसने अर्थ को दिया था, उसका भरोसा तोड़ के। सौम्या भले पार्थ से प्यार ना करती हो, लेकिन भरोसा उसे पार्थ पे रंजीत से ज्यादा था, क्योंकि रंजित के अंदर कुछ भी पाने का जुनून उसे गलत सही हर लिमिट तोड़वा देता था, लेकिन पार्थ अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करता था। साहिल अपनी नाकामयाबी से ज्यादा व्योम की सक्सेस से परेशान और जेलस था। वो दिखाता नहीं था, सबके सामने वो हंसी खुशी मुखौटा ओढ़े रखता था, लेकिन मन ही मन वो व्योम का मर्डर कर देना चाहता था। इधर रीत की दादी रीत को अपने घर से विदा करने के सपने सजा रही थी, तो वही ये बात जान के नीलम रीत की चाची ये सोच के परेशान थी कि अगर उनकी बेटी सौम्या को ये पता चला कि रीत की शादी पार्थ से हो गई है तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर उसे ये बात पता चली तो वो क्या करेगी। ये सोच सोच के वो परेशान हो रही थी कि वो सौम्या को ये बात कैसे बताए। सिंघानिया हाउस दानिश ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकल रहा था, पीछे पीछे दिया भी चल रही थी। उसका ध्यान इस वक्त अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल पे था कि तभी अचानक वो किसी सख्त चीज से टकरा गई। हेड है यार, ये खंबा कहाँ से आ गया? बीच में दिया ने अपने सिर सहलाते हुए कहा। सामने देखा तो दानिश खड़ा था। वो कुछ कहने के लिए रुका था कि दिया उसकी पीठ से टकरा गई थी। दानिश ने उसे देख अपना सिरना में हिला दिया, क्योंकि दिया ऐसी केयरलेस चीजें करती ही रहती थी। अब दानिश को भी उसकी बचकानी हरकतों की आदत सी हो गई थी। दानिश ने हॉल में बैठी अपनी मॉम को देखते हुए कहा, माँ। शैली जी, क्या हुआ बेटा? दानिश, माँ आज हमें पार्टी में जाना है, इसीलिए शाम को तैयार रहिएगा, दानिश ने कहा। शैली जी, कैसी पार्टी और किसकी पार्टी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शैली जी ने पूछा। सॉरी माँ, वो मैं भूल गया था। आप बस तैयार हो जाएगा और नैना को भी कह दीजिएगा, उसे भी चलाना है। शैली जी, अरे और ऐसे कैसे? लास्ट टाइम पे तुम बता रहे हो। अपनी बहन को तो तुम जानते हो ना, वो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी न्यू ड्रेस के कहीं पार्टी वगैरह में नहीं जाती, और जाना भी होता है तो एक हफ्ते पहले से उसकी तैयारी करती है, और तुम कह रहे हो कि
माँ आप बस उससे कह दीजिएगा, बाकी सब मैं देख लूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, कह के दानिश जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। हिम्मम दानिश को ऐसे अचानक से पार्टी के लिए बोलते हुए और देख दिया ने मून बना दिया। ये समझते क्या है खुद को, क्या ये शुरू से ही ऐसे घोड़े वो सवार रहते हैं क्या? ये क्या जाने हम लड़कियों का दुख। कहीं जाना हो और पहनने के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस न हो तो कैसा लगता है, उसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज और सैंडल्स न हो तो कैसा लगता है। इन्होंने तो अचानक से कह दिया पार्टी में जाने के लिए, बेचारी नैना पता नहीं कैसे सब हैंडल करेगी, उसने तो कोई तैयारी भी नहीं की है। भस्मासुर कही के, इनका नाम मैंने ठीक ही कहा रखा है, भस्मासुर कहते हुए और मन ही मन दानिश को गालियां देते हुए दिया जाके कार में दानिश के बगल में बैठ गई। अब मुझे गालियां देने से तुम्हारा पेट भर गया हो तो मीटिंग की डिटेल्स डिस्कस कर ले, दानिश ने दिया से कहा। तो ये सुन दिया झेप गई और एक बार फिर मुंह बना के दानिश की तरफ देखने लगी। पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। उसे ऐसे मुंह बनाते देख दानिश के चेहरे पे अचानक ही ना दिखने वाली स्माइल आ गई। दानिश अब दिया के फेस एक्सप्रेशन देख के ही पता चल जाता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वालिया इंडस्ट्रीज। पार्थ अपने केबिन में बैठ के कुछ फाइल्स चेक कर रहा था को तभी रीत ने आके उसे उसकी कॉफी दी। कॉफी देख पार्थ के चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आ गई और उसने सामने अपने चेहरा उठा के रीत को देखा तो रीत उसे आज का उसका शेड्यूल बताने लगी। पार्थ कॉफी पीते हुए ही अपनी चेयर पे आराम से बैठ के रीत को सुन और देख रहा था और साथ ही साथ स्माइल भी कर रहा था और रीत इससे बेखबर अपना काम कर रही थी। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक दिस स्टोरी कंटिन्यू तभी रहेगी जब तक आपका रिस्पांस अच्छा आएगा। सो लाइक IT एंड कमेंट जरूर करें।